हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से दो चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और मैंने इस वाले जो वीडियो में है वो करीबन करीबन 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है यहाँ पर, ठीक है। उससे प्लस भी डिस्कस किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो सीयूटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो पहला होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें से 2 3 4 क्वेश्चन पक्के हैं, तो भाई वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर से भी क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ये 20 क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में है, तो आप लोग देखिएगा शानदार तरीके से। और ये जरूर बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा। और भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ बजट है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज है, तो वो सब सारे के वीडियो भी अभी आने वाले समय में, अब 8-10 दिन बचा हुआ है, तो उसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उसमें आते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसमें से कौन सा जो है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है। तो एक तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सेसिव इनकम। कि देखो अल्टरनेटिव है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स है, तो ये सब तीनों क्या है, एक तरीके से प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस है, ठीक है, कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस है। क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब क्रिएट होता है भाई, जब रिसोर्स की कमी होती है, ऑल्टरनेटिव यूजेस रहता है, लिमिटेड वांट्स रहता है। एक्सेसिव इनकम, अगर इनकम ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आएगा, है कि नहीं, तो ये नहीं है। क्लियर, तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड में, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स आर। इसमें प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखा जाए तो हमारा ये आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है जो चीज़ों का इस्तेमाल करके जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, जो सोसाइटी है, वो एक तरीके से मैक्सिमाइज कर रही है अपने सेटिस्फैक्शन को, ठीक है। तो एक तरीके से रिसोर्स क्या कर रही है, देयर आर स्कार्स इन अ रिलेशन ऑफ देयर नीड्स, बिल्कुल, कि वो क्या कम कम है जितनी हमें चाहत है। हम लोगों की वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन चीजें सीमित हैं, ठीक है, तो वो है दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज अ स्कार्सिटी अराइज। स्कार्सिटी कब होती है भाई, अभी बताए थे, स्कार्सिटी कब होती है, जब डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। क्या होता है, जब डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, मतलब सप्लाई जो है वो कम हो जाता है और डिमांड ज्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 का, ठीक है। फोर्थ में आते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, आखिरकार जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक की वो प्रॉब्लम क्यों होती है। तो एक तरीके से हमारा आंसर होगा यहाँ पर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की वजह से बिल्कुल होती है, अनलिमिटेड वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स आर, मतलब बोला जा रहा है रिसोर्सेज जो कि एक सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन वांट्स को, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो लिमिटेड। मतलब क्या, द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। अनलिमिटेड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं होगा, अवेलेबल इन जीरो प्राइस भी नहीं है। मतलब क्या कि जो रिसोर्सेस है जो कि सेटिस्फाई कर पाए ह्यूमन के वांट्स को, वो क्या है, लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन जो वांट्स है, जो इसको वांट्स है वो अनलिमिटेड है। क्लियर, स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेस एग्जिस्ट, जो स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल, दोनों, माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर, दोनों लेवल पर कहीं ना कहीं स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है। सेवेंथ क्वेश्चन आ गए। सेवेंथ क्वेश्चन में बोला गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन होता है, मे और मे नॉट बी वेरिएबल या वेरिएबल, या फिर जो वेरीफिएबल। वेरीफिएबल का मतलब जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या था, जो प्रॉपर रिसर्च वगैरह से होता है और जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। क्लियर। 8 में, द स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन इज नोन एज, जो जिसमें कोई सजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट, है कि नहीं। उसमें हम लोगों को कोई सजेशन नहीं देना है भाई, जो है सो है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, फैक्ट्स और ओपिनियन दोनों होता है, या फिर ओपिनियन होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है,
ठीक है। तो एक तरीके से ओपिनियन होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, सजेशन और ओपिनियन दोनों को एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई इसके बारे में, कोई इकोनॉमिक इश्यू के बारे में सजेशन दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, क्लियर। 10th में क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है। अब हम लोग को समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आखिरकार होता क्या है। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वैसे मान लो कोई इंसान है, अगर वो इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। अगर वही इंसान वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, जैसे कंबल बांट रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, मतलब वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, क्लियर। तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, क्लियर। तो यहाँ ऑल ऑफ दिस, प्रोडक्शन भी किया जाता है, कंजम्पशन भी और एक्सचेंज भी, ये तीनों चीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आती है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। अब आते हैं 11th में, हु कंट्रोल द इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ज्यादातर इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रली प्लान्ड मतलब गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करके चलती है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कौन से इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर नहीं करती है, क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करती है, और सारा जो डिमांड और सप्लाई होता है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मीट किया जाता है, तो उसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी में, कुछ हद तक मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, लेकिन वो दोनों साथ में होता है। कंज्यूमर इज सॉवरजिन, मतलब कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर के पास प्रॉपर फ्रीडम होता है, वो कौन से इकोनॉमी में होता है, ठीक है। तो हम लोग उसका आंसर एक तरीके से क्या देंगे, एक तरीके से हम लोग दोनों, जो फ्री इकोनॉमी है और मिक्स्ड इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब बी और सी, मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। फ्री इकोनॉमी का मतलब मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में भी जो कंज्यूमर रहता है वो फ्रीडम तरीके से रह सकता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों काम करता है, ज़्यादा रेगुलेट करता है ना कि कंट्रोल करता है, ठीक है। और यहाँ पर भी मार्केट इकोनॉमी में कंट्रोल करके चला जाता है। तो आई होप सो आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अभी क्लियर होगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि बोला गया इन विच एनालिसिस कैन द यूटिलिटी बी मेजर्ड इन अ डेफिनेट नंबर सच एज 1। तो पहला ऑप्शन क्या है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कि किस यूटिलिटी में, बोला था मैंने कि दो तरीके का यूटिलिटी होता है, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है, एक कार्डिनल यूटिलिटी होता है। एक होता है ना कार्डिनल, जो कार्डिनल को होता था वो हम लोग नंबर्स के फॉर्म में काउंट करते थे, और जो ऑर्डिनल होता था उसको ऑर्डर के फॉर्म में हम लोग उसको मेजर करते थे। तो बोला जा रहा है कि डेफिनेट नंबर में कौन मेजर करता है यूटिलिटी, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो हमारा ये आंसर सही होगा। दूसरा, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एक्सप्रेस द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ, क्या बोल रहा, तो जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है वो किस टर्म में सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही है कि हम पहला कमोडिटी खाएंगे ये तीन में से तब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं, फिर दूसरा खाएंगे फिर तीसरा खाएंगे, तो इस तरीके से सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या, यूटिलिटी एक तरीके से लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। बोला जा रहा है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी किसका है भाई, वांट सेटिस्फाइंग पावर यूटिलिटी, क्लियर। फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, MUN, इसे बताए थे, मैंने बोला था याद रखना भाई कि MUN क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, किसका है, एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, when only one unit of the commodity is consumed, अगर एक ही कमोडिटी कंज्यूम होगा तब क्या होगा, मतलब बोला जा रहा है कि एक ही कमोडिटी अगर कंज्यूम हो रहा है तब क्या होगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, बिल्कुल सही बात। जब मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही कमोडिटी कंज्यूम किया जा रहा है, तो टोटल यूटिलिटी के बराबर ये रहेगा। सेकंड 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है इनकरेक्ट है, तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, MUTUN+2 माइनस TUN+1, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो जाता है, N+2 है, तो यहाँ पर क्या होता है N+2 माइनस 1, तो ये कहीं ना कहीं N+1 हो जाएगा, क्लियर, ये वाला टर्म देखो, इसीलिए ये हमारा सही है, ये भी सही है,
क्योंकि n-1 है। ये भी TU इज इक्वल टू सम ऑफ MU, ये भी सही है टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला। तो गलत क्या है, TU/Q कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ये हमारा सही आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। बोला जा रहा है द कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन कमोडिटी ही विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये बोल रहा है कंज्यूमर जब एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू px। मतलब क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू px होगा, तब क्या होगा, कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो होगा इक्विलिब्रियम होगा वन कमोडिटी केस में। व्हेन अ मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, अगर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव होगा, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा। टोटल यूटिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर यही मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा होता तो ये इंक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या, डिमिनिशिंग। क्लियर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम किया जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी बिगेंस टू डिक्रीज। कि क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग कमोडिटी, एक कमोडिटी खाएं, दो कमोडिटी खाएं, तीन कमोडिटी खाएं, चार कमोडिटी खाएं, पांच कमोडिटी खाएं, तो हमारा क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करता चला जाता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा एडिशनल यूनिट खाते जाओगे उतनी आपकी संतुष्टि कम होती जाएगी उस प्रोडक्ट को खाने में। क्लियर। अब आते हैं 10th में, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। अगर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहता है, जीरो। टोटल मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं बहुत डायरेक्टली। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है जब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि कब सैचुरेशन पॉइंट आता है एक तरीके से टोटल यूटिलिटी में। तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कब करता है एक तरीके से, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो रहता है, तो वो सैचुरेशन पॉइंट है। जब वो मैक्सिमम रहता है, ये मिनिमम रहता है। क्लियर। बोला है कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स को जब कंज्यूम किया जा रहा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा। तो मैंने बताया था MUX, ऐसे बताया था मैंने, MUX/PX सॉरी, और MUY/PY। तो यहाँ पर 1 x के जगह पर 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ पे नीचे ऊपर सेम है, 1 1, इसमें 2 2, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा राइट है। इनिशियली MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY विथ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ y। अगर y में प्राइस फॉल होगा, मतलब क्या, y में अगर क्या होगा, प्राइस की कमी हो जाएगी, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी y विल इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है कि अगर y में प्राइस की कमी होगी तो इसका कंजम्पशन ज़्यादा करने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा कमोडिटी अब ये खरीद पाएगा उसी प्राइस पर। तो मतलब क्या, कि इंक्रीज इन द कमोडिटी, इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। क्लियर। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन था। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। क्या था 15th क्वेश्चन में, बोला गया कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ द गुड वाई देन एक्स। गुड वाई ज्यादा खरीद रहा है, क्या है, गुड वाई ज्यादा खरीद रहा है गुड एक्स से। तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली व्हेन, कब होगा ये, जब गुड वाई का मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा वाई इज ग्रेटर देन द पी वाई। मतलब ये 12 रुपया हो गया, ये 10 रुपया हो गया, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से हमारा जब ग्रेटर होगा y तब है हम y। अगर मान लो कि यहाँ पर x ज्यादा रहता तो ये वाला आंसर राइट होता। ठीक है, ये वाला आंसर राइट रहता। 16 क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन बाय 1 यूनिट अ TU इंक्रीजेस फ्रॉम 150 टू 180। मतलब क्या हो गया, पहले मान लो कि 5 था तो 150 यूटिल्स था, अब 6 कम्युनिटी हो गया तो 180 हो गया। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि टोटल यूटिलिटी क्या है, तो टोटल यूटिलिटी कितना इंक्रीज किया, 180 माइनस 150 कितना हो गया, 30 हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, 30। क्लियर, ये भी आप निकाल लोगे आराम से। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इज कंज्यूमिंग कमोडिटी x ओनली एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड x 50 यूटिल्स एंड इसका ये है। तो मतलब 50/10 कर दो इसको, तो क्या आ गया मेरा 5। तो ये हमारा सही आंसर होगा। क्लियर। तो फाइंड द प्राइस कितना है, 5 रुपीज प्राइस है। ठीक है, तो आई होप सो ये 17 क्वेश्चन आपके बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट होंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करी।